हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के क्लास 10 के केमिस्ट्री के पहला और दूसरा चैप्टर के सभी प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। हम लोग इस तरह से इस चैप्टर को कवर करेंगे कि हमारे स्कूल का फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल या मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नहीं आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। तो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो हम क्वेश्चन बताते जाएंगे, आपको आंसर देना है अभिकारक या प्रतिकारक। सेकंड क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। अभिकारक या यहाँ प्रतिकारक। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है। रासायनिक अभिक्रिया का होने से जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। नेक्स्ट, जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? संतुलित। क्या बोलते हैं? संतुलित। संतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया। आज जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 प्लस O2 बनता है H2O। इसे हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और उधर 1 है। ये दोनों साइड बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित। असंतुलित। असंतुलित अभिक्रिया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं किसके द्वारा? तो संकेत के द्वारा कि समीकरण, इसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। समीकरण के द्वारा कि शब्दों के द्वारा कि किसी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग व्यक्त करते हैं किससे? समीकरणों के द्वारा। किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। समीकरणों के द्वारा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरणों को किस नियम के तहत उसको संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किस नियम के तहत संतुलित किया जाता है? तो किस नियम के तहत? द्रव्यमान संरक्षण नियम या सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहिए या द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहिए, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, जैसे यहाँ C प्लस O2, CO2 साथ इसके क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसके साथ क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। तो आपसे पूछ सकता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि वह जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी। जैसे इसके एग्जाम्पल आपको CaCO3 को यहाँ ऊष्मा दिया जाता है, तो इस ये CaO प्लस CO2 बनता है।
तो इसको क्या बोलेंगे, वह जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के एक नया पदार्थ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजन या संश्लेषण। संयोजन या संश्लेषण। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजन या संश्लेषण। इसके विपरीत फिर ऐसे पूछता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ अपघटित होकर चाहे टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाता है उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर है, इसमें क्या हुआ है, एक पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ बना है। ठीक है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या, वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व जो है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ CuSO4 प्लस FeCuSO4 प्लस, सॉरी यहाँ हम थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग का हो गया, ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो कहेगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उसको आपको एकल विस्थापन में भी ऑप्शन में रह सकता है या केवल विस्थापन रहेगा। इसमें ऑप्शन में ऐसे भी रहेगा कि विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, अपघटन। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, विस्थापन। विस्थापन। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है ऐसे BaSO4 प्लस NaCl, BaSO4 प्लस NaCl तो बनाता है क्या, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम नहीं सॉरी NaCl ना, हाँ मिटाने वाला था तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ मिक्स कर गए हैं। सोडियम सल्फेट लिखो, देखो Na2SO4 प्लस BaCl2, या ये जो है जब आप क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस NaCl। तो इस प्रकार के समीकरण दे के आपसे पूछ सकता है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों पदार्थों के ये जो मूलक है वह आपस में बदला बदली करके दो नया पदार्थ का निर्माण किए हैं। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बनता है अर्थात अघुलनशील पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है या उसके जगह पर ऐसे भी हो सकता है कि हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको,
ऑक्सीकरण या उपचयन। तो उपचयन या ऑक्सीकरण, ठीक है। अभिक्रिया, उसके बाद पूछेगा आपसे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे उसको? अवकरण या अपचयन। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। या किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन या अपघटन। तो वियोजन या अपघटन। तो ये प्रश्न ऐसे आप लिख लीजिएगा कि जब CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। या किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हो जाएगा वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ CuSO4 है, CuSO4 प्लस Fe, तो कहेगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन में हो सकता है आपसे कि Ag मीन्स क्या? चांदी। Au मीन्स सोना। Al मीन्स एल्युमिनियम। Fe, ठीक। Fe नहीं हो तो उसके स्थान पर Zn भी हो सकता है। तो इसमें से आपसे पूछेगा कि CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इन ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा? Fe के द्वारा। Fe के द्वारा, ठीक है, Fe के द्वारा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि निम्न पदार्थों में कौन ऑक्सीकारक है? निम्न पदार्थों में कौन ऑक्सीकारक है? जैसे ऑप्शन में हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन, दूसरा में हो जाए CO, तीसरा में हो जाए CO2 और चौथा में हो जाए इनमें सभी। तो कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीजन जो है वह क्या होता है? ऑक्सीकारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे पूछेगा कि निम्न पदार्थों में कौन सा ऑक्सीकारक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक में O2 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? हमारे शरीर में भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका 19 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक में O2। 20 नंबर में हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसके प्लेट के निर्माण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी कैमरा के प्लेट के निर्माण में, चाहे फोटोग्राफी कैमरा के फिल्म बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो उसको होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr।
क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसके साथ 2-3 और ऑप्शन और भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक जरूर रहेगा क्या, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि फोटोग्राफी कैमरे के फिल्म बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, AgBr, इसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है ऐसे कि CuO प्लस Zn, CuO प्लस कार्बन, यहाँ लिखिए कार्बन, इसमें ये जब अभिक्रिया होगा तो Cu प्लस CO2 हो जाता है। ठीक है, Cu प्लस CO2। तो इसमें जो है आपसे पूछेगा कि निम्न में कौन सा पदार्थ जो है अपचयित हो रहा है, चाहे उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब उस किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण आप जानते हैं क्या, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, या हाइड्रोजन का कमी हो। तो बताइए यहाँ ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ इधर जाके O2 जुड़ा है। तो कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड है ये, इसका क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा पदार्थ जो है उपचयित हो रहा है। उपचयित यानी कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का, C का। ठीक है, C जो है वह क्या हो रहा है, उपचयित। अब आपसे पूछा जाए कि इसी समीकरण में कौन पदार्थ जो है वो अपचयित हो रहा है। अपचयित यानी कि किसका अवकरण हो रहा है। तो किसका अवकरण हो रहा है जी, अवकरण किसका हो रहा है, CuO का, CuO का। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ये जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किस पदार्थ का उपयोग घरों को सफेदी करने के लिए होता है। किसका, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कली चूना दूसरा नाम है। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या हो गया, कली चूना हो गया। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, हमारे शरीर में तो ये हो गया है भोजन के पाचन में। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर में कि ZnO प्लस CO में अभिक्रिया होने पर Zn प्लस CO2 बनेगा। ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है इसमें, यहाँ तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ZnO में से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और CO में जाके इधर जुड़ रहा है, यानी कि इधर बन गया CO2। तो हमारे ये Zn में से ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो क्या होगा वह, इसका जिंक ऑक्साइड इसमें क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। जिंक ऑक्साइड यानी कि अभिक्रिया ये किस प्रकार का है, ऑक्सीकरण है। तो आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा पदार्थ जो है उपचयित हो रहा है, सॉरी कि कौन सा पदार्थ जो है अपचयित हो रहा है, तो ZnO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन इधर जाके कमी हो रहा है। या ऐसे भी हो सकता है, या ये केवल ZnO प्लस C भी हो सकता है, फिर भी प्रोडक्ट जो है सेम रहेगा। ठीक है, CO2। तो इसमें Zn जो है जिंक ऑक्साइड ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। उसके बाद आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि Cu प्लस O2 यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होने से क्या बनता है,
MgO बनता है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड बनता है, CuO बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इधर दो पदार्थ है और दोनों के मिलने से इधर क्या पदार्थ बना है? एक पदार्थ बना है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? संयोजन। किस प्रकार के? संयोजन। तो ये 27 में हम लोग का हो गया क्या? संयोजन। ठीक है, संयोजन। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि Mg+O2 ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये क्या होगा? ये भी होगा संयोजन। क्या होगा? संयोजन। संयोजन। फिर आपसे पूछ सकता है कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो है O2 के अभिक्रिया में कौन सा, O2 की उपस्थिति में किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं? यानी कि तेल और वसा वाले पदार्थ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। उससे क्या होता है? तो वह खाद्य पदार्थ जो है वह खाने योग्य नहीं रहते, अर्थात वह नष्ट हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है क्या? विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। तो आपसे 29 नंबर प्रश्न में आपके लिए हो जाएगा कि तेल और वसा वाले पदार्थ जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं? किस प्रकार का अभिक्रिया करते हैं? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन के उपस्थिति में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो यही होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, इससे ये खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है विकृत गंधिता। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि चिप्स के पैकेट में किस प्रकार की गैस भरी जाती है? तो वह कौन सा गैस हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस। कौन? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। तो चिप्स के पैकेट में किस प्रकार की गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है पहले का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित 30 VBI प्रश्न, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इन 30 प्रश्नों को हमने यहाँ कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है कौन? रासायनिक अम्ल क्षार और लवण या अम्ल। ठीक है। अर्थात केमिस्ट्री का हम लोग दूसरा चैप्टर को अम्ल क्षार और लवण को या अम्ल क्षारक और लवण के ऑब्जेक्टिव जो बनने वाले हैं या परीक्षाओं में जो आता है उसको कवर करेंगे। इसको आप जो भी लिखना चाहते हैं फटाफट लिख लीजिए। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर का केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ देखने की आवश्यकता है, जहाँ यहाँ लिखा गया है CuSO4 + Fe में दिया गया है कि Cu को विस्थापित करने के लिए किस धातु का हम लोग उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा गया है AgAuAlFe। तो Al से भी विस्थापित हो जाता है। ये Al2SO4 बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं CuSO4 और क्या रहेगा? Al। तो ये अभिक्रिया जब करेगा तो बनाता है Al2SO4 का होल 3 एल्युमिनियम सल्फेट + Cu। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। ठीक है। दोनों कि इसका कि CuSO4 और Fe, CuSO4 से Fe को विस्थापित करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जा सकता है? तो Fe भी हो जाएगा, Al भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में यहाँ अगर Zn रहता तो वो भी हो जाता। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ? सेकेंड चैप्टर। रुको। अब हम लोग केमिस्ट्री के जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक और लवण, इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है। ठीक। उसके बाद अम्लों का pH का मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से
कम, ठीक है, 7 से कम। उसके बाद अम्ल जल में घुलकर किस प्रकार का आयन उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन आयन, इसको हम लोग H+ आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, ठीक। उसके बाद अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? तो हाइड्रोजन गैस। कोई भी अम्ल होगा जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अम्ल जो है वह लिटमस पत्र के साथ क्रिया करके नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अम्ल नीला लिटमस पत्र के रंग को बदलकर कैसे कर देता है? लाल, लाल, ठीक है। अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र के रंग को बदलकर क्या कर देगा? लाल कर देगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लिटमस पत्र किस रंग का होता है? बैगनी, बैगनी। उसके बाद लिटमस पत्र जो है वह किस पौधा से प्राप्त किया जाता है? लीचेन, हाँ, या लाइकेन भी हो सकता है ऑप्शन में। तो लिटमस पत्र किस पौधा से प्राप्त होता है? लीचेन या लाइकेन। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि लिटमस पत्र जो लीचेन पौधा से प्राप्त होता है वह किस समूह में आता है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। तो अम्ल जो है, अम्ल का बहुत सारा उपयोग होता है, जैसे जेवरों के सफाई में और बाथरूमों की भी सफाई में। स्टोरेज बैटरी, जो बैटरी में जो आप जो द्रव के जैसा जो पदार्थ देखते हैं वह क्या होता है? अम्ल होता है, और उस अम्ल का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपसे पूछ सकता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका, और वह क्या होता है? तो सांद्र होता है। क्या? सांद्र। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो गया H2SO4, H2SO4। तो बैटरी में किस प्रकार का अम्ल होता है? तो सांद्र अम्ल, और वह कौन सा अम्ल है? तो H2SO4। उसके बाद आपसे पूछ सकता है दस नंबर में कि अम्ल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 लिख दिए हैं। 10। अम्ल और क्षार के बीच में क्रिया होने पर क्या बनता है? लवण और जल। ऑप्शन में ऐसे कहेगा कि आपसे कि अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होने से ए में लवण बनता है, बी में जल बनता है, सी में ए और बी, और डी में कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? ए और बी, यानी कि लवण और जल, ठीक। उसके बाद आपसे पूछ सकता है क्षारक के बारे में कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। जो क्षारक है, जो क्षारक जल में घुलेगा, जो क्षारक जल में घुलेगा उसी को बोला जाएगा क्या? क्षार। ऑब्जेक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, ठीक है। क्षार जो है वह टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार जो है वह लिटमस पत्र के रंग को बदलकर कैसा कर देता है? कैसा करेगा? नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? 12 हो जाएगा, ये 13 हो गया, ठीक है। नीला कर देता है। क्षार का पीएच का मान कितना होता है? क्षार का पीएच का मान 7 से अधिक, ठीक है। उसके बाद क्षार जो है वह जल में घुलकर किस प्रकार का आयन मुक्त करता है? हाइड्रोक्साइड आयन, OH-। उसके बाद आपसे कुछ एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकता है कि निम्न में कौन क्षार है और निम्न में कौन अम्ल है। आप देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि निम्न में कौन सा अम्ल है, यहाँ दे देखिए NaOH
उसके बाद दे दे MgOH का होल ट्वाइस, उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस, और उसके बाद दे दे आपसे HCl। तो इसमें से कौन सा अम्ल है? HCl जो है वह क्या है? अम्ल है। तो निम्न पदार्थों में HCl अम्ल है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जल का शुद्ध जल का pH का मान कितना होता है? कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का pH का मान 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल के pH का मान 7 होता है। उसके बाद पूछ सकता है कि हमारे शरीर में जो रक्त है उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय कि क्षारीय? रक्त का pH, रक्त का प्रकृति जो होता है वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है रक्त की प्रकृति हो गया क्षारीय, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके जो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। उसके बाद कुछ पदार्थों में उपस्थित अम्लों के बारे में आपसे पूछ सकता है, पूछेगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, उसी तरह एक पौधा होता है नेटल, उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल ही होता है। चींटी डंक कहे या लाल चींटी कहे। उसके बाद कह सकते हैं आपसे कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल? सिट्रिक। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक। उसी तरह आपसे पूछे संतरा में कौन सा अम्ल होता है? संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। उसी तरह आपसे पूछ सकता है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? कौन अम्ल होगा? टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। इस तरह से कुछ और भी पदार्थों में आपसे उपस्थित अम्लों का नाम पूछ सकता है। इतना जो है आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर हम लोग कुछ इससे संबंधित प्रश्नों को। अब हम लोग यहाँ 24 नंबर के बारे में देखते हैं। 24 नंबर जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और HNO3 में इनमें से कौन कौन अम्ल है? तो ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, और ये नाइट्रिक अम्ल, या अर्थात ये 4 नंबर जो है वह क्या है? अम्ल है। कौन? HNO3। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है कितने यौगिकों का या अम्ल और क्षार का नाम याद रखेंगे कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव आप पकड़ पाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप कोई भी जो भी आपसे अम्ल या क्षार का संरचना इसके अणुसूत्र दिया रहे, अणुसूत्र के देखकर ही आप बता दीजिएगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। इसको पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है कि जिसमें, या हम लोग दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लें। 25 नंबर में देख लीजिए कि धातु का जो ऑक्साइड होता है उसको जब जल में घोलते हैं तो वह बनता है हमेशा क्या? क्षार। जैसे सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड, इसको जब हम लोग जल में डालेंगे H2O में तो क्या बनेगा? NaOH। क्या बनेगा? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। धातु दिखाई देता है तो वह निश्चित रूप से क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। और जिसमें केवल अधातु हो, जैसे यहाँ पर HNO3 लिखा गया है, HNO3 H2SO4 H2SO3, तो ये HCl, तो इसमें कहीं भी धातु नहीं है, कहीं भी धातु नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो अधातुओं का जो ऑक्साइड होता है उसको जल में घोलने पर क्या बनता है? अम्ल बनता है।
जैसे SO2, SO3, जब आप H2O में SO3 को डालिएगा तो बनेगा H2SO4। यानी कि जो ये अधातु का ऑक्साइड है यह जल में घुलकर क्या बनाया, क्या, अम्ल। तो अधातुओं का ऑक्साइड जल में घुलने पर अम्ल बनाता है और धातुओं का ऑक्साइड जल में घुलने पर क्षार बनाता है। अर्थात जिस भी सूत्र में आप धातु देख लीजिए वह समझ जाइएगा कि अम्ल क्षार में से वह क्या होगा, तो क्षार होगा, और जिसमें केवल अधातु होगा वह क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि अपच के उपचार के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। अपच होता है जब हमारे पेट में, जब कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक खाना नहीं खाता है तो उसके पेट में जो है वह आमाशय में एक जठर रस स्रावित होता है, उसके जमा होने से वहाँ गैस उत्पन्न होने लगता है जिससे पेट में दर्द भी हो सकता है। उसी क्रिया को बोला जाता है अपच। तो उसका उपचार करने के लिए हम लोग एंटासिड चाहे एंटासिड ऐसे भी कह सकते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि निम्न में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है, किसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो रक्त का कि चूना जल कि लाइम रस कहिए या जूस कहिए, या इनमें सभी। तो इसकी प्रकृति जो है वह क्या होती है, अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ एक 27 हुआ है, एक 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। CaOCl2 इसका प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। ठीक है। उसके बाद CaSO4 into half H2O, यह किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम लोग POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद कह सकता है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस पदार्थ से होता है। 30 नंबर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है किससे होता है, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है, जिप्सम से। उसके बाद पूछ सकता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 into 2H2O। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है, तो बुझा हुआ चूना से। किससे बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद पूछ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर किस गैस को प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो किसके, क्लोरीन गैस के। किसके, क्लोरीन गैस के। ठीक है। तो इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है 34 नंबर में। आप देख लीजिए कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का NaHCO3। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, तो इसका सूत्र क्या होगा, NaHCO3। किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है या पूछा जाता रहेगा, लगभग हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए। इसमें शायद लवण के बारे में बताना आपको रह गया है, तो 1-2 क्वेश्चन उसमें भी देख लीजिए कि लवण का प्रकृति क्या होता है, लवण क्या होता है, उदासीन। ठीक है। लवण का प्रकृति क्या होगा, उदासीन। लवण का pH का मान पूछा जाए तो क्या होगा, तो उदासीन का क्या होता है, 7 होता है। ठीक है। लवण की प्रकृति का। उसके बाद आपसे पूछ सकता है
कि हमारा वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03%। कितना? 0.03%। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। कितना है, तो 78%। उसके बाद 39 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, ऑक्सीजन का, तो ये 20.99%, अर्थात इसको 21% भी बोला जाता है। ठीक है, बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का मात्रा वायुमंडल में कितना है, 21%। सबसे अधिक कौन गैस है, नाइट्रोजन 78%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, इसी के बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो कौन सा गैस उत्तरदायी है, 40 में हो जाएगा CO2। यानी कि इसी के से ग्रीन हाउस जो है वह प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप इसको इतना पढ़िए, परीक्षा में इससे ज़्यादा आपको प्रश्न नहीं बनेगा, इसी से बार बार प्रश्न आएंगे। थैंक यू।